हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं यहाँ पर ये भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये चैप्टर नंबर 2 है और इससे कितने PYQ अभी तक आए हुए हैं इतने सालों में वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है और ये वाली वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। वो CSAT का पेपर है, पिछले 10 सालों के CSAT को सॉल्व करा रही हूँ, तो उसमें CSAT से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे रीजनिंग और मैथ्स के भी मिलेंगे और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हैं आपके इंटरपर्सनल स्किल के। वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में आते हैं और वो थोड़े कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो अभी तक जिसने अटेंड ना किया हो तो अटेंड कर लीजिए। पूरे वीडियो लास्ट तक जब देखेंगे तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है यहाँ पर कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है प्राचीनतम से प्रारंभ तक। ठीक है, बात करें ऑप्शन ए धारवाड़, अरावली, विंध्य, कुडप्पा। सेकंड अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य। सी विंध्य, धारवाड़, अरावली, कुडप्पा। एंड डी कुडप्पा, विंध्य, धारवाड़ और अरावली। आप सबको पता है, जो भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग जो पढ़ते हो, आपको पता है कि अरावली हमारी सबसे पुरानी रेंज है ना। तो अरावली जहाँ होगी सबसे पहले तो आंसर वहीं पे टिक कीजिएगा। अब एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर अरावली फर्स्ट नंबर पे दिख रही है, तो सबसे पहले तो आपकी अरावली हो जाएगी। इसके बाद कन्फ्यूजन हो सकता है, अरावली के बाद आपकी धारवाड़ चट्टानें आएंगी, इसके बाद में आपकी कुडप्पा आएंगी और इसके बाद में आपकी विंध्यान आएंगी। अब ये ऐसे क्यों आएंगी? देखिए, जो आपकी संरचना है, अरावली संरचना का विकास धारवाड़ में भी कुछ अंशतः का मतलब कुछ हुआ है, लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानों के द्वारा ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण वलित पर्वतों के रूप में हुआ है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत में से एक है। ठीक है, अरावली, धारवाड़, कुडप्पा एवं विंध्य संरचना का संबंध प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से है, यानी कि जो एरा हम पढ़ते हैं ना उससे है। तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई है। सेकेंड, प्रवाहित हुई है मतलब उस तरफ को गई है। सेकेंड, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो कह रहे उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है वो बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। कह रहे हैं भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूपरपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। जब ये आप यहाँ पे ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से और जो आपका दक्षिण अमेरिका, इनसे अलग होने के बाद ये ऊपर को प्रभावित हुई, ना कि गोंडवाना भूभाग से। तो वही इन्होंने यहाँ पर कहा है, उत्तर की दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। देखो, जब भारी चीज और हल्की चीज होती है तो हल्की भारी में ही जाके पहले टक्कर लग जाता है ना। तो और जब अगर डूबने की बात आए कि पानी में कभी भी, तो जो भारी वजन वाली चीज होगी वो पहले नीचे जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन से कथन गलत है। भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है। सेकेंड, यह उत्तर दिशा में खिसक रही है। थर्ड, प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है। 4, इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है। कूट दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ए बी, यहाँ पर बी होना चाहिए था। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी थर्ड, फोर और फर्स्ट, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में इन्होंने पहले पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? बात करें अगर, तो उपयुक्त चारों यहाँ पर बता रहे हैं कि सही हैं। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार से संदर्भित पहलुओं के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
ऑप्शन फर्स्ट, सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूपर्पटी का महाद्वीपीय भाग रहा है। सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्ब्रियन काल से ही पृथ्वी की भूपर्पटी का महाद्वीपीय भाग रहा है। सेकंड, नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपर्दन का आधार तल प्राप्त कर लिया है। तो कह रहे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का स्थायी जमाव है। कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी फर्स्ट और सेकंड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी सेकंड और थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम इन्होंने बोला है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सत्य हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो तीनों कथन आपके बताए गए वो सत्य हैं, यानी कि आपके ये सारे फैक्ट यहाँ पर सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अभिसरण के क्रम में टेथिस जियोसिंक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ और इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ। सेकंड कह रहे हैं कि सिंधु सांगपो स्विचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। थर्ड कह रहे हैं कि तिब्बत पठार का उभार सिंधु सांगपो स्विचर जोन के परपटी के अधःक्षेपण के कारण हुआ है। एंड फोर, म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के पर्वतों का उद्भव हुआ है। तो अब यहाँ पर कूट दिया है, कूट है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी सेकंड, थर्ड और फोर, सी फर्स्ट, सेकंड और फोर एंड डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। तो बात करें तो आपके चारों ही फैक्ट जो दिए गए हैं वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अब चारों ऑप्शन सही है, इसका मतलब आपके ये देखिए एक तरीके से 4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तिब्बत पठार का उभार सिंधु सांगपो स्विचर जोन के परपटी के अधःक्षेपण के कारण हुआ, ये भी सही है। सिंधु सांगपो स्विचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। उत्तर में तो यानी चारों जो ऑप्शन हमने पढ़े हैं ये चारों सही हैं और ये एक तरीके से 4 आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जब भी कभी वो क्वेश्चन पूछेंगे तो इनमें से कुछ भी वो बना सकते हैं, तो इसलिए इन फैक्ट को आप ध्यान रखना। जितना इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं कोशिश करूँ उतना ही करूँ, अनावश्यक ना करूँ, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, देखिए ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो और नॉर्मल बुक में भी दिया ही होता होगा, बट एनसीईआरटी में ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, इनसे क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम, कह रहे हैं रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार, पन्ना और गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। किसमें? धारवाड़ क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं कुडप्पा क्रम, तो मेसोजोइक कल्प का कार्बोनी फेरस काल, वृहद कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज, झरिया, कर्णपुरा, बोकारो। थर्ड कह रहे हैं विंध्य क्रम, विंध्य क्रम के बारे में देखते हैं। देखो विंध्य क्रम में हमारी बात कर रहे हैं कि अरावली, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली एवं हिमालय क्षेत्र, कोलार की खानें इस प्रणाली के अंतर्गत है। अब ये बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, जब आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें, है ना। जो भी नया व्यक्ति है वो भी इन क्वेश्चन को जरूर अटेंड करे, एनसीईआरटी को पढ़ो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब डी ऑप्शन में कह रहे हैं कि गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र है। लौ और निम्न कोटि के अयस्क एवं खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके का कोड दिया है, ऑप्शन ए, ठीक है, ये कोड दिया है, इनको हमें मिलान करना कि कौन सा सही है। क्या जो ये चारों ऑप्शन इस तरीके से हमारे दिए गए क्वेश्चन में क्या ये सभी सही हैं या इनमें से कुछ बदलाव है? तो हम कूट देख लेते हैं, कूट हमारा होना चाहिए यहाँ पे जो बन जाएगा। देखो धारवाड़ क्रम की जब बात करोगे तो धारवाड़ क्रम आपका हो जाएगा अरावली, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली एवं हिमालय क्षेत्र और कोलार की खानें, तो A3 आपका हो जाएगा। A3 जब आप ऐसे इसको यहाँ से, ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कुडप्पा क्रम की, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपकी, यह कुडप्पा क्रम जो मिलता है ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र, लौ और निम्न कोट के अयस्क एवं खनिज पाए जाते हैं। तो B4 हो जाएगा, A3 B4। विंध्य क्रम, विंध्य क्रम आपका आता है रूपांतरित अवसादी चट्टानों की प्रथम संरचना, ये चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक, यानी कि C1 और D2। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कोट में सही हो जाएगा, A3 B4 C1 D2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बट ये बहुत अपने आप में अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहे हैं कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन है आर्कियन समूह की चट्टानें, बी धारवाड़ समूह की चट्टानें,
सी कुटप्पा समूह की चट्टानें, या डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जानी चाहिए, तो आपकी कुटप्पा क्रम की, क्योंकि अभी हमने कुटप्पा क्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पेनगंगा और गोदावरी घाटियाँ कहाँ आती हैं, तो उसी हिसाब से ऑप्शन ए इन्होंने दिया, अर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ और कुटप्पा समूह की चट्टानें, या इनमें से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा आपका कुटप्पा क्रम की चट्टानें। ये कुटप्पा क्रम जो आपका है, आंध्र प्रदेश की चट्टानें निम्न नदियों के गहरे बेसिन में पाई जाती हैं। पेनगंगा व गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में, ओडिशा की तलचा श्रेणियों तथा नर्मदा एवं सोन के ऊपरी हिस्से में, अरावली श्रेणी के पश्चिम में। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुटप्पा समूह की चट्टानें। नेक्स्ट देखते हैं हम फिलहाल, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। सेकंड, हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तिथि सागर की अभिनति में हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके सही हैं, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था और हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तिथि सागर की अभिनति में हुआ है, सागर की अभिनति में हुआ है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर अच्छे से फैक्ट दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको इसकी जो PDF होती है वो बनाकर भेज ही देती हूँ। थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो भूवैज्ञानिकों ने साक्ष्यों पर आधारित कुछ सिद्धांतों की सहायता से स्थलाकृति विशेषताओं के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया। ऐसा ही एक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, हर कोई पढ़ता है। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपरपटी यानी कि ऊपर का जो भाग का निर्माण 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। सबसे पुराना भूभाग आपका प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था और गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका एक ही भूमि खंड के रूप में शामिल था। आपको पता है जब आप मैप इस तरीके से देखते हो तो यहाँ पर नीचे ये आपका नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से लगा होता है, यहीं पे अफ्रीका, और यहीं पर आपका जो प्रायद्वीपीय भारत का है हिस्सा भूमि खंड है वो भी यहाँ जुड़ा होता है। ये सब धीरे धीरे मूव करते हुए उत्तर की ओर खिसकते गए हैं। कहते नहीं कि 1 सेंटीमीटर या कुछ करके ऐसे खिसकते गए, तो फिर ये चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिलहाल अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है या जो भी नया व्यक्ति है अगर आगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है। ऑप्शन है जीवाश्म निर्माण, सेकंड भूकंप, थर्ड हिमालयी नदियाँ एंड फोर्थ सूखी झीलें। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर, सी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर। बात करें तो यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला स्थिर नहीं है और यह अभी भी उत्थान की स्थिति में। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन पूछा है ये सही है। ठीक है, हिमालय में उत्थान को प्रमाणित करने के लिए कई प्रमाण दिए जा सकते हैं, जैसे कि शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाने वाले जीवाश्म निर्माण तिब्बती पठार में भी पाए जाते हैं। तो जो ऊपर कोई चीज़ पाई जाती है वो आपके यहाँ भी पाई जाएगी, यानी कि ऊपर की चीज़, ये वाली चीज़ ऊपर को जा रही है, ये वाली अगर यहाँ आ रही होती तो उसके जीवाश्म यहाँ मिलते, बट ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर को ऐसे जा रही है तो वो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि तिब्बती पठार में भी पाए जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि अतीत में तिब्बत की जलवायु शिवालिक पहाड़ियों की जलवायु के समान थी। इसका तात्पर्य है कि तिब्बत की ऊंचाई वर्तमान शिवालिक पहाड़ियों के समान थी। तिब्बत पठार की झीलें सूख गई हैं। इन झीलों के आसपास की रेत व बजरी उच्च स्तर पर है, जो जल स्तर से 60 से 100 मीटर यानी 100 मीटर ऊपर है। यह तब भी संभव है जब क्षेत्र का उत्थान हो। हिमालयी क्षेत्र में निरंतर भूकंप की घटनाओं से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में आइसोस्टैटिक संतुलन प्राप्त नहीं हुआ है और यह अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि उत्थान कर रहा है। हिमालय की नदियां अभी भी अपनी युवा अवस्था में हैं, जो हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि का संकेत देती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए वो हमारा सेकेंड लेसन था जिसके हमने प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व किए। ये हमारा भू आकृतिक यानी कि जियोमॉर्फिक रीजन्स है। इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है बताना है। कौन से सही है? ऑप्शन है यह एक संकीर्ण पट्टी है। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। सेकंड कह रहे हैं कि यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। थर्ड, यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। एंड फोर, इसमें सुविकसित डेल्टा है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब ये पश्चिमी तटीय की बात हो रही तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड,
सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर, या डी केवल थर्ड और फोर। तो बात करें यहाँ पर इन्होंने कहा फोर में कि इसमें सुविकसित डेल्टा है, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि जब फोर गलत हो जाएगा तो फोर से आपका ये भी गलत, ये भी गलत। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, बट थ्री फिर कहाँ जाएगा? तो ये सही है, ऑप्शन ए सही है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के काठियावाड़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़े अर्थात एक सक्रिय पट्टी के रूप में है। यह तटीय मैदान जलमग्न निमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है और अधिक कटाफटा होने के कारण पत्तनों के विकास हेतु प्राकृतिक दशाएं प्रदान करते हैं। अतः कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे सही हैं। फोर कह रहे हैं कि पूर्वी तटीय मैदानों में नदियों द्वारा सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में नदियों द्वारा प्रायः ज्वारद नग्म यानी कि एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों में बोला है कि नदियों द्वारा सुविकसित, अगर यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान होता तो फिर ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, आई होप कि बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जब आप समझ लोगे तो आपके बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। आपको ये भी पता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जरूर पूछते हैं। ऑप्शन है डोडा बेट्टा कैलाश धौलागिरी विंध्याचल, सेकंड डोडा बेट्टा विंध्याचल धौलागिरी कैलाश, सी धौलागिरी कैलाश डोडा बेट्टा विंध्याचल एंड डी धौलागिरी विंध्याचल डोडा बेट्टा कैलाश। आप पहले ये देखो कि पूछ क्या रहे हैं। उन्होंने बोला है कि कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में सबसे नीचे क्या होगा, है ना? आपका धौलागिरी नहीं होगा, विंध्याचल ये भी आपका दक्षिण में है ही नहीं, डोडा बेट्टा आपका सबसे दक्षिण में है। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले आए तो सबसे पहले इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डोडा बेट्टा अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाते हैं तो डोडा बेट्टा आपका पहला आता है, फिर आपका आता है विंध्याचल, फिर आता है धौलागिरी और फिर आता है कैलाश। डोडा बेट्टा आपका कहाँ आता है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, 2633 मीटर है और यह तमिलनाडु में ऊटी के पास स्थित है। और आपको पता हो कि अनाईमुडी केरल में ये 2695 उससे भी मीटर की ऊंची के साथ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो दक्षिण में अगर बात होगी तो डोडा बेट्टा आ जाएगा। अगर उसी की जगह ये बात होगी पश्चिमी घाट की तो आपकी आ जाएगी अनाईमुडी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिहार तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। धौलागिरी आपको पता वृहद महान हिमालय के अंतर्गत नेपाल में धौलागिरी पर्वत चोटी मौजूद है। इसके बाद में कैलाश, तो ये आपका वृहद महान हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस पैरा हिमालय यानी कि तिब्बतियन हिमालय जिसे कहते हैं के अंतर्गत कैलाश श्रेणी स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, ये विंध्याचल की जगह यहाँ पे कैलाश कर दिया है, बाकी और सब चीज़ें सही है, पर ध्यान रखना है थोड़ा सा ही अगर कंफ्यूज होगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी चीन, सी पाकिस्तान एंड डी म्यांमार। तो बात करें टोंगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। यह दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। देखिए कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। सेकेंड, शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। कूट दिया है। ऑप्शन ए दोनों कथन व्यष्टिता सत्य हैं और कथन सेकेंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों कथन व्यष्टिता सत्य हैं किंतु कथन सेकेंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकेंड असत्य है एंड डी कथन फर्स्ट असत्य है किंतु कथन सेकेंड सत्य है। बात करें तो दोनों कथन आपके सत्य हैं और कथन सेकेंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी व उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाले तूफान जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है और ये विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा एवं हिमपात के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी वो आप अच्छे से पढ़ लेना। हम तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी पश्चिम घाट, सी पूर्वी घाट एंड डी कार्डमम पहाड़ियाँ। बात करें तो निम्न पहाड़ियों वाली वेलिकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के मध्य भाग में है और वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र
रॉयल सीमा के पठार में विस्तृत है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता, यानी कि जो स्थित है वो नहीं होता, तो निम्नलिखित में से क्या होता। अब यह आप भी सोचिए कि अगर हिमालय हमारा नहीं होता तो इससे भारत के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। ऑप्शन है सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती, बी भारतीय तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सी सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, एंड डी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो अगर हम बात करें कि अगर हिमालय ही न स्थित होता तो क्या होता। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं की एक अवरोधक, मतलब उसका विरोध करता है, के रूप में है। किंतु यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में ना होती तो शीत ऋतु में साइबेरिया की शीतल हवाएं उत्तर भारतीय मैदान को अत्यधिक ठंडा बनाती। साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के अभाव में गंगा यमुना जैसी सदा नीरा नदियों का भी अभाव होता। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है ये वहाँ की ठंडी हवाओं को रोकता है। और यहाँ पर पता है कोल्ड डेजर्ट नाम सुना है, कोल्ड डेजर्ट हो जाता है। अभी देखो जब हिमालय है तब कितनी ठंड रहती है ना। सियाचिन ग्लेशियर में -40 माइनस कुछ ऐसे जाता है। अगर ये नहीं होता तो पूरी वहाँ की ठंडी हवाएं यहाँ पर आकर रुकती। तो इसलिए काफ़ी मतलब अच्छा है, बहुत गॉड ग्रेस है हम लोग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दर्रे हैं, सूची सेकंड में स्थान है। ऑप्शन है जोजिला हिमाचल प्रदेश, बी सिपकिला उत्तराखंड, सी लिपोलेख लद्दाख, एंड डी नाथुला सिक्किम। अब हमको कोड को मिलान करना है। अगर हम बात करें तो जोजिला आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, देखो जब कोड को मिलाएंगे तो जोजिला आपका हो जाएगा लद्दाख। इसके बाद में ये जो आपका सिपकिला है, सिपकिला आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये लिपुलेख जिसे हम बोलते हैं लिपुलेख, लिपुलेख आपका हो जाएगा उत्तराखंड और नाथुला आपका हो जाएगा सिक्किम। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो कोड दिया है वो आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका मैप के द्वारा समझाया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में पर्वत श्रृंखला है, सूची सेकंड में नक्शे में अवस्थिति है, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, महादेव। बहुत अच्छे से पता है कि अरावली आपकी राजस्थान में स्थित होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या, अरावली। सी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गया अरावली। महादेव, सतपुड़ा और विंध्य, विंध्य आपकी इधर आ जाती हैं, विंध्यन श्रेणी हो जाती है इस साइड में, मतलब जो इन्होंने दर्शाया है। अगर इस तरीके से जाएंगे तो देखो ऑप्शन की अगर बात करें तो A3 सतपुड़ा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 3 में। और ये जो विंध्य बोल रहे हैं ये यहाँ पर इन्होंने इधर ही दर्शा दिया है। और अगर बात करें हाँ अरावली, अरावली मैंने आपको बताया ये C1 यहाँ पर आ जाएगा और महादेव आपके हो जाएंगे ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपका आंसर का यानी कि कोड के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके जो डिटेल दिया गया वो जरूर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका PCS का क्वेश्चन है, कई बार आया है PYQ में, मैंने कई बार खुद मैंने देखा है अच्छे से। ठीक है, बात करोगे तो भारत के मध्य भाग में स्थित इस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होता है। किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। सतपुड़ा श्रेणी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः, तो पश्चिम ये हो जाएगा, पश्चिम ये साइड रहता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है। और यह पर्वत श्रेणी नर्मदा व तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। विंध्य की बात करोगे तो ये आपका गुजरात से शुरू होती है विंध्य और ये मध्य प्रदेश तक विस्तारित है। सर्वाधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिहार तक। तभी मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था, है ना, बिहार हो गया थोड़ा सा, तो ये मैं छोटा है तो उसी हिसाब से है। अरावली की बात करोगे तो आपको बहुत सिंपल से पता है कि इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर, दिल्ली रिज जो है वहाँ से लेकर के दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक इसका विस्तार है। इसका सर्वाधिक विस्तार देखो मैंने पहले बताया था ना, राजस्थान, सिंपल है तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। इस तरीके से ऑप्शन सही है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। सेकंड, मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। थर्ड है, पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं। एंड फोर्थ, छोटा नागपुर पठार
आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से प्रकृतिस्थ है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सारा कुछ आपका एनसीईआरटी का बेस्ड है और बेसिक ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। आप इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर एनसीईआरटी को पढ़िएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे कि अगर हमने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी तो ये तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। इसलिए मैं इसमें 50 नहीं, मैं 10, 50, 20 इतने ही क्वेश्चन रखती हूँ, बहुत कम रखती हूँ, बहुत छोटा वीडियो बनाती हूँ। और वैसे भी बहुत सारे लोगों के पास फिलहाल टाइम नहीं है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो नया भी जुड़ रहा है, नहीं पता है, वो भी इसको सॉल्व करे। आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। अगर बेसिक ज्योग्राफी अभी आप तैयार कर लेते हो ना, तो जब प्रीलिम्स एकदम पास में होगा, 1 महीने बाकी होगी, तो आप इसको आराम से केवल रिवाइज करते जाओ, आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखिए आंसर की बात करें, कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, बी केवल फर्स्ट, थर्ड और 4, सी केवल सेकंड और 4 एंड डी फर्स्ट और थर्ड। तो बात करें तो देखो फर्स्ट आपका सही है, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। थर्ड आपका सही, पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा तापी नदियों को पृथक करते हैं। 4 आपका भी सही है। अगर सेकंड नहीं सही है तो देखो सेकंड क्यों नहीं सही है वो देख लेते हैं। देखो जो इन्होंने कहा ना सेकंड ऑप्शन में कि मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं, ये क्यों गलत है। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। इस तरह मालवा के पठार की पूर्वी सीमा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठारों द्वारा बनाई गई है। इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर असत्य हो जाता है। ठीक।